हेलो, माय नेम इज़ सारिका। अभी तक हमने क्लास 12th की मैथ्स का यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस और यूनिट 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा। अब हम यूनिट 3 मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स का हर फील्ड में काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट है कि मैट्रिक्स किस तरह से लिखते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में। तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे होते हैं जिसमें या तो हम नंबर्स लिखते हैं या तो फंक्शंस लिखते हैं। जैसे कि ये A11, A12 इस तरह जो हमने डिनोट किया है, इनको या तो एंट्रीज़ बोलेंगे या तो एलिमेंट्स बोलेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रोज़ बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइंस हैं इसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रोज़ हैं वो M है, M रोज़। सबसे पहले जैसे A में A11 है तो जो 1 है वो रो को डिनोट कर रहा है और ये जो दूसरा 1 है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे A21 है तो ये सेकंड रो को डिनोट कर रहा है और फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से हम देखेंगे तो AI1 इसका मतलब है कि ये ith रो है और फर्स्ट कॉलम है, और AM1 का मतलब ये mth रो है और फर्स्ट कॉलम है। उसी तरह से अगर हम कॉलम को भी देखें तो इसमें ये A12 इसका मतलब हुआ कि A ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। इस तरह से जितने भी डिनोट किए गए हैं, जो फर्स्ट नंबर है ये रो को डिनोट करता है और जो सेकंड नंबर है वो कॉलम को डिनोट करता है। जनरलाइज्ड फॉर्म में तो हम इस तरह से लिखते हैं। अगर इसको हम देखें कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम मैट्रिसेस को A = A I J M/n इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर M/n क्या है, तो M/n जो है इसे ऑर्डर कहते हैं। मैट्रिक्स की ये ऑर्डर है और M/n का मतलब है कि इसमें M रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। अगर इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम देखें तो AIJ, I का मतलब यहाँ रो है कि कौन सी रो है और J का मतलब कि कौन सी कॉलम है। तो अगर मैट्रिक्स को देखें तो जनरलाइज्ड फॉर्म में तो इस तरह से लिखते हैं और कॉम्पैक्ट फॉर्म में AIJ के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर जो I है उसकी वैल्यू 1 से लेकर M तक हो सकती है। मीन्स जो हमारे पास रोज़ हैं वो 1 से लेकर M तक हो सकते हैं, और जो कॉलम्स हैं J जो कॉलम्स हैं वो 1 से लेकर N तक हो सकते हैं, और I और J जो है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मैट्रिक्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में और कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है उसमें M रोज़ और N कॉलम्स हैं, तो इसको M/n बोलते हैं और इसी को मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं। अगर हमारे पास M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं तो ऑर्डर हमारा होगा M/n, और इसको M × n लिखते हैं और M/n पढ़ते हैं। और टोटल एलिमेंट्स जो हमारे मैट्रिक्स में होंगे वो M × n होंगे। मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज़ हैं। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक 3/2 की मैट्रिक्स है तो जनरलाइज्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म में A11, A12 और फिर सेकेंड रो में A21, A22 और थर्ड रो में A31 और A32। और अगर इसी को 3/3 मैट्रिक्स लिखेंगे तो फर्स्ट रो में A11, A12 और A13, उसी तरह से सेकेंड रो और थर्ड रो। तो ये एक जनरल फॉर्म है कि मैट्रिक्स को किस तरह से लिखते हैं। एक बार हम NCERT से देख लेते हैं कि इसमें और भी क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है प्लेन में जो कि x, y है कोई पॉइंट, तो इसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, या तो कॉलम मैट्रिक्स के रूप में या तो रो मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर पॉइंट P01 है तो इसको हम लिख सकते हैं P = मैट्रिक्स में 0, जो फर्स्ट रो है इसमें 0 और सेकंड रो में 1, या तो रो फॉर्मेट में अगर लिखेंगे
या तो रो मैट्रिक्स में लिखेंगे तो 0 और 1। तो इस तरह से पॉइंट को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो अगर 8 एलिमेंट्स हैं इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स है हमारा m/n फॉर्म में m/n को मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलना चाहिए। तो m/n इस तरह के कितने पेयर्स हमें मिलेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिल जाए। तो उस तरह से हमें ये पेयर्स मिलते हैं 1 8 8 1 4 2 और 2 4। इस तरह के हमें 4 पेयर्स मिल रहे हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो इसलिए इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो 4 हो सकता है, 1/8 8/1 4/2 और 2/4। उसी तरह से एक एग्जांपल और है, 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसका फॉर्मूला हमें गिवन है कि aij = 1/2 mod i-3j है। तो जनरल फॉर्म सबसे पहले हम निकालेंगे कि 3/2 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म किस तरह से लिखते हैं। तो 3/2 की मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं a11 a12 a21 a22 और a31 a32। सबसे पहले तो हम इसका जनरल फॉर्म में लिखेंगे कि किस तरह से होता है। उसके बाद जो भी हमारी ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है aij, तो a11 a12 इस फॉर्मूले पे रख के i और j की वैल्यू को रख के हम आसानी से इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब इस सब की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको हम मैट्रिक्स में रख देंगे तो हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसा कि हम क्वेश्चन में ही देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने a11 निकाला है तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे भी 1 रख दिया। और जब हमें a12 निकालना है तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 रख दिया। इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स जो 6 एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लेंगे और हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हम NCERT से ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। तो मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे हमारे पास एक है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अगर सिर्फ एक कॉलम हो, किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ अगर एक कॉलम हो तो उसको बोलते हैं कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। और अगर सिर्फ एक कॉलम है तो अगर रोज़ जैसे हैं हमारे पास 4 और कॉलम सिर्फ एक है तो इसको बोलेंगे कि इसका ऑर्डर 4/1 है। और उसी तरह से हमारी रो मैट्रिक्स होती है, अगर इसके किसी भी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि b = ये गिवन मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक रो है लेकिन 4 कॉलम्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि ये 1/4 की मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमारे रोज़ और कॉलम्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि m = n होता है। और इसको फिर अगर m और n इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये मैट्रिक्स गिवन A है तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। वैसे तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलेंगे। और जनरलाइज्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको तो aij m/m, और इसको बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यहाँ एक नोट दिया हुआ है कि जो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो यहाँ पर जो 1 4 और 6 ये एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब डायगोनल के जो एंट्रीज़ होती हैं वो किस तरह से होंगी, a11 a22 a33 इस तरह से होंगी। मीन्स रोज़ और जो कॉलम्स का नंबर है वो सेम ही होगा। अब ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं वो ज़ीरो होंगे। जैसे कि यहाँ एग्ज़ाम्पल में ही दिया हुआ है कि यहाँ पर a11 और ये a22 ये दोनों नंबर्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स डायगोनल वाले नहीं हैं वो ज़ीरो हैं।
जैसे कि A1 1 2 और A2 1। उसी तरह से ये जो 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें सिर्फ डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। उसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। स्केलर मैट्रिक्स में भी जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन इसमें ये ख़ास बात होती है कि वो कांस्टेंट होते हैं, मीन्स वो नंबर्स सेम होंगे। जैसे कि यहाँ मैट्रिक्स बी दी हुई है, यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो -1 और -1 सेम हैं। और उसी तरह से जो मैट्रिक्स सी दी हुई है वो भी, इसमें जो कांस्टेंट एलिमेंट ही है √3, और यहाँ भी √3 और ये √3। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, √3 है, सेम है। तो इसे इसलिए स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो इसका ऑर्डर है वो, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसलिए ऑर्डर इसका जैसे 1 और इसका ऑर्डर 2 और इसको ऑर्डर 3 बोलेंगे। वैसे तो ये 1/1 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि इसके जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको हम सिर्फ एक ऑर्डर में भी डिनोट करते हैं। तो इसका ऑर्डर 1 और इसका 2 और इसका 3 हो गया। अब इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अब हमारा 1 हो जाएगा और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे ज़ीरो होंगे। अब ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, और इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होंगी। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है और दोनों को इक्वल होना है तो जो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये 2 है और इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पर 3 दिया हुआ है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 2 दिया हुआ है। और उसी तरह से यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल नहीं हुई। और जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हैं। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं किसी भी दो मैट्रिक्स के जिनका ऑर्डर सेम है वो इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। अब इसी पर काफ़ी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल 4 है। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है A, B, C और X, Y, Z की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x + 3 = 0 करेंगे और z + 4 = 6, 2y - 7 = 3y - 2। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इक्वेशंस बन जाएंगी। तो जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें A, B, C और X, Y, Z की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसका मतलब हुआ कि किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनका डिफरेंस ले सकते हैं, या फिर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n है तो दूसरी जो मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर m/n ही होना चाहिए। एडिशन के लिए सेम ऑर्डर होना इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के
उसको ऐड करेंगे। तो जनरल फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं कि A इक्वल टू AIJ है और B इक्वल टू BIJ है। तो C जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके वो A प्लस B है, जैसे AIJ प्लस BIJ, और C इक्वल टू CIJ हो गया। और उसी तरह से अगर हम डिफरेंस को देखें, दो मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है उसका मतलब होता है कि A माइनस बी मीन्स A प्लस -1B, मीन्स B में सबसे पहले -1 को मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद उसको A में ऐड कर दिया गया है। डिफरेंस का मतलब यही हुआ। अब एडिशन को हम NCERT में दिए हुए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी हुई है, ये पहली मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। अब इसको हम किस तरह से ऐड कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 80 और दूसरे का जो 90 है इसको हमने ऐड कर दिया। और उसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स का जो 60 है और सेकंड मैट्रिक्स का 50 है उसको हमने आपस में ऐड कर दिया। उसी तरह से जो बाकी भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसको हमने ऐड कर दिया और इस तरह से हमें जो है नई मैट्रिक्स मिल गई। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मीन्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें किस तरह से नई मैट्रिक्स मिलेगी। अगर किसी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है और इसमें हमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई स्केलर है 2, अगर उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो हर एलिमेंट है उससे 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जैसे 80, 75, 90 और ये 60, 65, 85 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि इन सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरह से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब एक दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है गिवन और अगर उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन हर एलिमेंट में होगा। इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3 का जब 3 में हुआ तो यहाँ पर 9 मिला और √5 में हुआ तो 3 √5 और 2 में हुआ तो 6। उसी तरह से बाकी सब में भी जब मल्टीप्लाई किए तो हमें ये चीज़ मिल गई। तो इस तरह से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हैं उन सब में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब उसी तरह से निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है कि अगर -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो उसका मतलब हुआ कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में ये होता है कि अगर D इक्वल टू A माइनस B है तो इसका मतलब ये हुआ कि B में सबसे पहले हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उस मैट्रिक्स को हम A में ऐड कर देंगे। तो ये सिंपली एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A माइनस B का मतलब हुआ A प्लस -1B। यहाँ पर B में -1 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद A में ऐड कर दिए। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल 7 गिवन है कि हमारे पास मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B और हमें पता करना है 2A माइनस B। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो A में ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेशन इन सारे एलिमेंट्स में होगा और जो B है उसमें -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया इस पूरे मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में, और जो -1 है उसको हमने इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। तो हमें एक जो नई मैट्रिक्स मिली वो मिल गई हमारी 2A माइनस B। अब इसी तरह से मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव
और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि अगर दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर तो सेम है, तो ऐड करेंगे तो a प्लस बी और b प्लस a ये दोनों इक्वल होंगे। मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a हमेशा हमें मिल जाएगा। और जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो भी एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि पहले हमने a प्लस बी किया, उसके बाद उसमें c को ऐड किया, और दूसरी तरफ पहले हमने b से c में ऐड किया, उसके बाद जो भी मैट्रिक्स हमें मिला उसको हमने a में ऐड कर दिया, तो ये जो दोनों ही वैल्यूज़ आएंगी वो इक्वल होंगी। तो इस तरह से जो हमारा मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। अब हमने बाइनरी ऑपरेशन में ये पढ़ा था कि आइडेंटिटी क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, अब हम उसमें एक ऐसी मैट्रिक्स को ऐड करें कि वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो अगर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसमें ज़ीरो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, तो ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। और अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो इसका मतलब है कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स का मतलब ये हुआ कि ए में हम ऐसे मैट्रिक्स को ऐड कर दें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मीन्स ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो ए में अगर हम माइनस ए को ऐड कर दें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ए का जो इन्वर्स है वो माइनस ए होगा, या एडिटिव इन्वर्स जो है ए का वो निगेटिव ऑफ ए होगा। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सबसे पहले अगर हम ए और बी यानी दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें उसके बाद उसमें स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करें, या फिर मैट्रिक्स में पहले हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें अलग अलग और उसके बाद उसको ऐड करें, तो ये दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो स्केलर्स हैं उनको पहले हम ऐड कर दें और उसके बाद हम किसी मैट्रिक्स में उसको मल्टीप्लाई करें, तो वो अगर मैट्रिक्स में उन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब ऐड करें तो वो उसके इक्वल ही होगा। तो इसको इस तरह से प्रूव भी किया गया है, एक जनरल फॉर्म में इसको प्रूव किया गया है। और उस पर ये एग्ज़ाम्पल एक गिवन है कि अगर हमारे पास जो ए है, एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, और हमें गिवन है कि 2a + 3x = 5b है, और हमको x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसके बाद ये जो हमें मैट्रिक्स मिल रही है इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमें जो x है वो मिल जाएगा। तो यहाँ सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना और -1 से मल्टीप्लाई करना, ये चीज़ अगर आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।